दोस्तों नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स के इस क्लास में एक्चुअली इस सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज के इस क्लास में हम देखेंगे 30 मार्च 2026 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को, जिसमें बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का संपूर्ण संकलन होगा और तमाम जानकारी हमेशा की तरह मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। और अगर आप पहली बार इस सीरीज से जुड़े हैं और ऐसे कोई प्लेटफॉर्म की तलाश में है जिससे बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आपकी बेहतर से बेहतर तरीके से हो, तो आप इस सीरीज को डेली बेसिस पर एक समय निर्धारित करते हुए फॉलो कर सकते हैं। चलिए देरी ना करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, पिछले क्लास में एक सवाल हमने पूछा था। ये मार्च 2026 में अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ये 2026 का जो नवीनतम रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 6.428 स्कोर के साथ कौन से स्थान पर रहा है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान है 13वां। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों, इस इंडेक्स को लेकर कई जानकारी हमने आपको दिया था। हालांकि ये प्रश्न जो हमने करवाया था, ये स्टेटमेंट टाइप का, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न था, कथन वाला प्रश्न था। उससे कुछ पॉइंट जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। पहला पॉइंट कि ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी होता है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, ये एक वार्षिक रिपोर्ट है जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी होता है। भारत का समग्र स्कोर 6.4 रहा, सूचकांक में 13वें स्थान पर रहा। इस सूचकांक में एक नया डेटा ये आपको देखने को मिलता है। एक्चुअली यहां पर आप देख भी रहे हैं, पाकिस्तान पहली बार आतंकवाद प्रभावित देशों में पहले स्थान पर है। यानी कि इस सूचकांक में दुनिया में ये मतलब सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देश है, प्रथम स्थान पर ये बनकर उभरा है। और फिर उसके बाद बुर्किना फासो दूसरे स्थान पर और नाइजर जो है ये तीसरे स्थान पर रहा। इस तरह के सूचकांक से संबंधित प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलता है। अच्छा, इस सूचकांक में पाकिस्तान ने तो टॉप किया है, एक ये नजरिए से आप बोल सकते हैं। लेकिन एक और इंडेक्स अभी आई है, वो IQ एयर की एक इंडेक्स है। उसमें अगर प्रदूषित देशों की बात करें तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान सबसे प्रदूषित देश है। वो प्रश्न आज के इस क्लास में हम देखेंगे। चलिए फिलहाल सेशन की शुरुआत करते हैं। एकदम डिटेल में तथ्यों को आपके बीच हम रखेंगे। चलिए पहला प्रश्न आपके बीच है, जो कि बिहार करंट अफेयर्स का सवाल है। बिहार सरकार कक्षा 8 से 12 तक के सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए या फिर विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का नया कार्यक्रम लागू करने जा रही है, जो NCERT मॉडल और दीक्षा प्लेटफॉर्म पर आधारित होगा। देखिए, कोई भी नई पहल विशेष रूप से सरकारी विद्यालय में जब होता है या फिर पहल किया जाता है, तो वास्तव में यहां से एग्जाम में सवाल बनना स्वाभाविक है। अभी एक दो एग्जाम्पल भी हम आपको दिखलाएंगे। फिलहाल इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो यहां पर है विकल्प नंबर डी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात AI कार्यक्रम। मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहां पाठ्यक्रम में लागू किया जाएगा कक्षा 8 से 12 तक के मतलब विद्यार्थियों के लिए। बिहार के सरकारी स्कूलों में ये चीजें इन दिनों अभी खबरों में है। तो फिलहाल प्रश्न को जिस रूप में रखा है हमने यहां पर, बस ध्यान रखिए AI कार्यक्रम को मतलब कि इस पाठ्य पुस्तक में, पाठ्यक्रम में, सिलेबस में एक्चुअली में शामिल किया जाएगा। तो फिलहाल इतनी बातें यहां पर इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ चीजों को और हम देखने का प्रयास करते हैं। अभी जो मैंने आपको बोला कि इस तरह के पहल से सवाल बनते हैं। दोस्तों, 1 दिसंबर 2023 को जब प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्ट कहते हैं, यहां मिशन दक्ष की एक्चुअली हम बात कर रहे हैं, मिशन दक्ष की शुरुआत हुई थी। तो अगले ही वर्ष 2024 में यहां से BPSC एग्जाम में सवाल बना था। दिसंबर 2023 वाला अगर मंथली करंट अफेयर्स का PDF आपके पास है तो देखिएगा, ये चीजें हमने वहां पर अच्छे से आपको पढ़ाया है। तो एक्चुअली शुरुआत जो हुई थी, मतलब यहां इसका उद्देश्य देखिएगा, 3 से 8 तक के उन छात्र छात्राओं को मदद करना जो पढ़ने लिखने और साथ साथ मैथमेटिक्स यानी कि गणित में कमजोर है। स्पेशल क्लास दिया जाता था 45 मिनट का, जो कि उन्हें दक्ष बनाने की दिशा में था। तो ये एक प्रकार से आप यहां पर मिशन दक्ष को लेकर ध्यान रखेंगे। ये चीजें हमने पढ़ाया। इसी तरह का एक मिशन और है, मिशन निपुण, वो भी चर्चा हमने किया है। आई होप कि वो चीजें आपको याद होगा। अब चूंकि बात यहां पर शिक्षा या फिर शिक्षकों की हो रही है, तो 2 पॉइंट और हम आपको बतलाएंगे। रिसेंटली ग्लोबल टीचर प्राइज या फिर ग्लोबल टीचर अवार्ड से जम्मू कश्मीर के रूबल नागी को सम्मानित किया गया है और दुबई में यह सम्मान उन्हें मिला है। चर्चाएं जो हमने आपके बीच किया था वो सारी चीजें यहां पर मेंशन भी है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अब एक बात और यहां पर मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। अगर हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की,
है ना। अभी तो सितंबर महीने में दिया गया है 2025 में, 2026 में भी दिया जाएगा, लेकिन 2025 में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के 3 शिक्षक को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं और वास्तव में है इंपॉर्टेंट। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो 3 शिक्षक या फिर शिक्षिका को सम्मानित किया गया है, कुमारी निधि, दिलीप कुमार और डॉक्टर प्रमोद हैं। और ये तीनों की तस्वीर आपके बीच हमने रखा है, वो सारी जानकारी यहां पर देख सकते हैं। उससे पहले 2024 में बिहार के 2 शिक्षक, मधुबनी की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और कैमूर के शिक्षक सिकेंद्र कुमार सुमन, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर यह सम्मान दिया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना चाहिए, है ना। अच्छा, बिहार के अगर हम शिक्षा मंत्री की बात करें, इस समय बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? जरा दिमाग पर जोर डालिए, बतलाने का प्रयास कीजिए कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है। तो सुनील कुमार है, यह बात आपको मालूम होनी चाहिए, है ना। चलिए, बिहार के नए मंत्रिमंडल को लेकर फिलहाल अभी जो जानकारी है उसको तो आपको याद रखना ही रखना पड़ेगा। चलिए, अगला सवाल भी यहां पर जो आप देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है। दीपक प्रकाश किस राज्य के पंचायती राज मंत्री हैं जिन्होंने हाल ही में यह घोषणा किया है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में अब गांव की गलियों, सामुदायिक भवन, पोखर, तालाब, चौक चौराहे आदि का नामांकन जो है ये स्थानीय बेटियों के नाम पर किया जाएगा, मतलब वहां की बच्चियों के नाम पर रखा जाएगा। ये घोषणा अभी हाल ही में किया गया है। अच्छा, दीपक प्रकाश को आप यहां पर देख सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के ये बेटे हैं। अच्छा, कुछ दिनों पहले जब इन्हें ये पंचायती राज मंत्रालय का मतलब कार्यभार सौंपा गया था, ये बहुत ज्यादा खबरों में थे। अब खबरों में क्यों थे उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन यहां फिलहाल इसका जो राइट आंसर है, बिहार के पंचायती राज मंत्री हैं। तो विकल्प नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पंचायती राज जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से कुछ सवाल जो एग्जाम में पूछे गए हैं, आइए एक नजर हम देखने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले एक जानकारी हम आपको दे दें, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अभी रिसेंटली पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 जारी किया गया था और यह सूचकांक 9 विषयों पर आधारित था, जिसमें कि त्रिपुरा के पंचायत का जो प्रदर्शन था वो बेहतर था, है ना। त्रिपुरा एक भारतीय राज्य है जिसकी राजधानी है अगरतला, ये चीज ध्यान रखें। अभी चूंकि बात हम पंचायती राज मंत्रालय की कर रहे हैं, तो ये वो सारे प्रश्न हैं, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं विभिन्न एग्जाम में पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में जानकारी अभी आप देख रहे हैं। पंचायती राज मंत्रालय या फिर पंचायती राज प्रणाली की औपचारिक शुरुआत जो हुई थी, कब और कहां से हुई थी, तो 1959 में नागौर राजस्थान से हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको मालूम होगा कि केवल यहाँ यूपीएससी को लेकर यह सवाल लिखा गया है, लेकिन वास्तव में यह सवाल विभिन्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अच्छा, भारत में पंचायती राज की नींव किस समिति के सिफारिश पर रखी गई थी? बलवंत राय मेहता। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, मतलब यह पूछा जाता है कि कौन सा संविधान संशोधन, यह सवाल था। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की आधारशिला मानी जाती है ना। पंचायती राज की मध्य स्तर की संस्था को पंचायत समिति कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद छठा पॉइंट है, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। बीपीएससी प्रीलिम्स 2021 में ये सारे सवाल पूछे हुए हैं और इस तरह के प्रश्नों को जब आप यहां पर देखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और चीजें बेहतर तरीके से अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मैंने कई बार आपको बोला है कि प्रीवियस वर्षों का प्रश्न पत्र को देखिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में हैं। जैसे बीपीएससी एग्जाम को लेकर जो सभी वर्षों का प्रश्न पत्र है वो बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप पर आपको मिल जाएगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब यहां पर हम चलते हैं सीधे अगले प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न आपके बीच है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला अभी हाल ही में दूसरा राज्य बना है? समान नागरिक संहिता को लेकर पहले जब उत्तराखंड को लेकर हम जानकारी दे रहे थे, बहुत सारी चीजें हमने आपको बतलाया था। तो वास्तव में उत्तराखंड पहला राज्य है इसे लागू करने वाला, दूसरा राज्य अभी बना है गुजरात। तो विकल्प नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब यहां पर इसके लागू होने से पहले तो यह जान लीजिए दूसरा राज्य बना है गुजरात। इसके लागू होने से मतलब इस विधेयक के अनुसार यहां जो प्रावधान है उसको देखिएगा, तो इसके अनुसार सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक और फिर उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप और सभी के लिए जो कानून है मतलब एक प्रकार से वो समान है, मतलब समान कानूनी ढांचा स्थापित किया गया है। बेसिकली इसमें आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो बहु विवाह और हलाला प्रथा
इस पर भी रोक लगाकर महिलाओं के अधिकारों को मजबूती दी गई है। बहुविवाह मतलब एक से ज्यादा विवाह की यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो इस पर भी रोक लगाकर महिलाओं के अधिकारों को प्राथमिकता दी गई है। अमूमन देखा जाता है कि हलाला प्रथा का बहुत मतलब गलत तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली इसके हम इतिहास में नहीं जाएंगे, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उस पे हम नहीं जाएंगे, उस पे डिस्कस नहीं करेंगे। बस इसको लेकर इस पे मतलब रोक लगाया गया है। और बहुविवाह मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो एक से अधिक विवाह कर लेते हैं, और आप लोग भी बहुत लोगों को जानते होंगे, मतलब ऐसे आसपास भी कुछ लोग होंगे, तो इस पर भी रोक लगाया गया है। मतलब सबके लिए कानून समान है, सभी धर्मों के लिए। अब समान नागरिक संहिता का उल्लेख की बात हम करते हैं तो ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में है, मतलब अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। मतलब जिसका उद्देश्य यह है सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना, ये इसका प्रावधान एक्चुअली यहां पर करता है। अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद पहला ऐसा राज्य है जो इस बिल को पास किया था, या फिर पहला राज्य बना था जो इसको लागू किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री, एक्चुअली इनके नेतृत्व में ये 27 जनवरी 2025 से लागू हुआ था। और ये चीजें हमने अच्छे से आपको पढ़ाया भी था, है ना। तो ये चीजें यहां से आपको ध्यान रखना है। वास्तव में ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब देखिए उत्तराखंड में नागरिक संहिता लागू होने के बाद मतलब क्या क्या चीजें इसमें निहित हो सकते हैं। आई थिंक ये आपको नहीं दिख सकता है, मतलब बहुत छोटा लिखा गया है, लेकिन इसका बोर्ड पीडीएफ जो आप यहां पर देख रहे हैं पूरा का पूरा डेली बेसिस पर आपको एप्लीकेशन पे विजेता बैच में मिलता है। वहां से इसको डाउनलोड कीजिएगा, इसको पढ़िएगा, तैयारी बेहतर तरीके से आपकी होगी। अच्छा, यहाँ बहुत सारा चीजें मतलब बहुत सारी चीजें लिखी गई है, आपको नहीं दिख रहा होगा, फिलहाल हम इसे स्किप करते हैं। लेकिन आपको हम ये बता दें यहाँ पर इस बिल के अनुसार जो प्रावधान है सभी धर्मों के लिए, तो ये वही चीज का यहाँ पर वर्णन है। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न आपके बीच है कि हालिया घोषणा के अनुसार वर्ष 2025 का 35वां सरस्वती सम्मान किस साहित्यकार को और किस कृति को, यानी कि किस रचना के लिए उन्हें दिया जाएगा, जो अभी घोषणा हुई है 35वां सरस्वती सम्मान। यहां विकल्प नंबर ए राम कुमार मुखोपाध्याय हारा पर्वती कथा, इसके लिए मतलब इन्हें दिए जाने की घोषणा हुई है। सरस्वती सम्मान 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा 3 साहित्यिक पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। एक तो बिहारी पुरस्कार, व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान। ये तीनों को लेकर ध्यान रखिए, अभी हम चर्चाएं एकदम डिटेल में आपके बीच करेंगे। फिलहाल 35वां सम्मान इन्हें देने को लेकर घोषणा हुई है प्रख्यात बंगाली साहित्यकार राम कुमार मुखोपाध्याय, है ना। 2020 में उनकी एक प्रकाशित उपन्यास हारा पर्वती कथा के लिए यह सम्मान उन्हें दिया जाएगा। अच्छा, वही चीज लिखा गया है कि पुरस्कार जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला, मतलब जो उत्कृष्ट योगदान देते हैं उनको सम्मानित करते हैं। पुरस्कार स्वरूप 15 लाख की राशि, प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। दोस्तों कुछ चीजें यहां पर आप देख रहे हैं, सरस्वती सम्मान विजेताओं की सूची। अच्छा, इसको हम आगे अभी आपके बीच रखेंगे, फिलहाल कुछ और चीजों को हम देख लेते हैं। इन सारे जो आप यहां पर नामों को देख रहे हैं इसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल यहां देखिए साहित्यिक पुरस्कार जो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो खास करके 1991 में मतलब स्थापना इसकी की गई थी, इसमें सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार है। अब इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। प्रथम संस्करण जो 1991 में मतलब दिया गया था, विजेताओं को सम्मानित किया गया था, इसमें सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन की 4 खंडों की आत्मकथा के लिए उनको प्रदान किया गया। बिहारी पुरस्कार जय सिंह नीरज को ढानी का आदमी के लिए जो उनकी रचना थी उसके लिए सम्मानित किया गया। और व्यास सम्मान की बात करें तो रामविलास शर्मा को भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी ये रचना के लिए सम्मानित किया गया। अभी रिसेंटली पिछले संस्करण में इन तीनों पुरस्कार को लेकर अगर देखेंगे तो 35वां सरस्वती सम्मान जिसकी घोषणा अभी हो चुकी है, इसको लेकर जानकारी हमने दिया राम कुमार मुखोपाध्याय। और इससे पहले अगर हम व्यास सम्मान की बात करें तो व्यास सम्मान जो 34वां तक की अभी तक जानकारी है, 35वें की घोषणा नहीं हुई है। तो ये लेखिका सूर्य बाला को कौन देश को वासी, वेणु की डायरी, ये उनकी उपन्यास है, इसके लिए। और 32वां बिहारी पुरस्कार अभी 32वें तक की ही घोषणा हुई है, तो 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 में डॉक्टर माधव हाडा जो पंचरंग चोला पहर सखीरी जो उनकी एक आलोचना कृति है,
तो उसके लिए सम्मान उन्हें दिया गया है। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित 3 साहित्यिक पुरस्कारों की कुछ जानकारी आपके बीच हमने रखा है। और सरस्वती सम्मान जो इसमें एक साहित्यिक पुरस्कार है, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर आप देख सकते हैं। 2016 से लेकर 2025 तक की सूची को हमने आपके बीच अपडेट किया है। अब एक चीज और समझने का यहां प्रयास कीजिएगा कि 2025 वाला तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन 2024 को भी भूलिएगा मत। संस्कृत के लिए साधु भद्रेश दास को यह सम्मान दिया गया है ना, कम से कम 2024 तक। अच्छा, 23-22 याद नहीं भी रखेंगे तो उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा, यहां से प्रश्न बनने की कम चांसेस है, लेकिन 24 और 25 को तो आपको हर हाल में ध्यान रखना पड़ेगा और ये चीजें आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। मैं बार बार इसलिए आपको बोल रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक क्लिक हो। अच्छा, एक चीज और, ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि अब तक इसको डाउनलोड करके प्रिंट कर चुके हैं? आप लोग जरा बतलाने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारी साल भर का मेहनत है जो हम यहाँ पर रेगुलर आपको पढ़ाते हैं, उन सभी में से बिहार स्पेशल के प्रश्नों का कंप्लीट कवरेज आपको इसमें मिलता है। 152 पेज है, रेडी टू प्रिंट है, आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोग इसको डाउनलोड किए हैं, आप बताइए कि आप डाउनलोड किए हैं, प्रिंट किए हैं या फिर नहीं। अच्छा, जो लोग नहीं किए हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन का लोगो आप यहां पर देख रहे हैं। करंट अफेयर्स का ये विजेता बैच है, कंप्लीट प्रिपरेशन यहां से आपकी होगी और जो पीडीएफ अभी हमने आपको दिखलाया वो भी मिलेगा। अभी बोर्ड पीडीएफ जो आप प्रत्येक दिन यहां देखते हैं वो भी मिलेगा और इसके अतिरिक्त मंथली, ईयरली सभी नोट्स जो आते हैं वो मिलेंगे। करंट अफेयर्स का जो मंथली टेस्ट होता है, डेली टेस्ट होता है और क्विज होता है, वो तमाम चीजें कंप्लीट प्रिपरेशन की दिशा में ये कोर्स आपके लिए संचालित हो रही है। इस कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, new15। जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, एक नॉमिनल सा चार्ज पर इसे ज्वाइन कर पाएंगे। एक सबसे बड़ी यहां पर कंफ्यूजन ये होती है कि सर अगर आज हम अगले 1 साल के लिए ज्वाइन करते हैं तो क्या पिछला मटेरियल हमें मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। 2022 से ये कोर्स संचालित हो रही है, 2022 से अब तक का सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। हालांकि 2022 से आपको नहीं पढ़ना है, कम से कम 2025 तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो 2025 का मिलेगा यहाँ पर। आज ज्वाइन करते हैं तो आज से ही आपका प्लान स्टार्ट होगा और अगले 1 साल तक 2027 में आज के दिन तक आपको मिलता रहेगा, है ना। तो कूपन कोड इस्तेमाल कीजिएगा, केवल 310 रुपये में आप इसको प्राप्त कर पाएंगे। चलिए, 5वां सवाल है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित हुआ है? देखिए, ये कैमरून के एक जगह, कैमरून में याउंडे, यहीं पर अभी 26 से 29 मार्च, 26, 27, 28, 29 4 दिवसीय आयोजन था। ये याउंडे कैमरून में आयोजित हुआ। विकल्प नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, है ना। अच्छा, इस प्रश्न में फिलहाल इतनी ही जानकारी है, कुछ अपडेट यहां से आएंगे तो वो चीजें हम आगे आपको जरूर बतलाने वाले हैं, मतलब आगे हम देखेंगे। अगले सवाल पर आइए। अच्छा, ये वही सवाल है जिसकी हम चर्चा शुरुआत में कर रहे थे। IQ एयर की 2025 की वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? अब इसको देखने का प्रयास कीजिए, सारे कथनों को पढ़िए। भारत दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है, नहीं, ये कथन असत्य है। मतलब यहां पर हमें कौन सा कथन सही है उसकी पहचान करना है। देखिए, पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है, इस कथन की बात करें तो सत्य है। सबसे प्रदूषित शहर जो बना है पटना, बिहार, नहीं, असत्य है। नई दिल्ली लगातार 7वें वर्ष विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है, नहीं, ये असत्य है। 7वें की जगह अगर यहां 8वें रहता तब इसको हम सही बोलते। अब देखिए, इस तरह के प्रश्न जो कथन वाले होते हैं वो आपको सोचने पे मजबूर करता है। मतलब उस प्रश्न को लेकर कंप्लीट इंफॉर्मेशन जब तक आपके पास नहीं होगी आप उसको सही से हल कर ही नहीं पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए इसी प्रश्न को देख लीजिए। चलिए, इसका हम यहाँ पर खंडन करते हैं, जो गलत है उसको हम देखेंगे कि वास्तव में सही क्या है। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बना है। यहाँ जो खास करके रैंकिंग को लेकर जानकारी है, दूसरा सबसे प्रदूषित है बांग्लादेश, फिर तीसरा ताजिकिस्तान, फिर चाड और फिर 5वां है कांगो गणराज्य। अपना भारत इस सूचकांक में जो है 6ठे स्थान पर है। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, भारत की रैंकिंग जो है 6ठा है, वो यहां पर भी हमने लिखा है। अच्छा, सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है और वो चीजें आगे यहां पर आप देख रहे हैं। भारत की स्थिति विश्व के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 66 जो शहर है वो भारत में स्थित है।
मतलब पूरी दुनिया में अगर 100 प्रदूषित शहरों की बात करेंगे तो उसमें 66 जो है वो भारत में है। और भारत में अगर आप देखेंगे, या फिर भारत क्या, भारत की रैंक यहाँ पर हमने लिखा भी है कि भारत इसमें छठे स्थान पर रहा प्रदूषित देशों में, वहां भी हमने आपको दिखलाया। लेकिन अगर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो यूपी का एक शहर है लोनी, सबसे प्रदूषित शहर इस सूचकांक में आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर देश की बात करें तो सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान। अच्छा, नई दिल्ली अगर आप देखेंगे एक राजधानी के रूप में किसी देश की, तो लगातार 8वें वर्ष विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बनकर उभरी है। अच्छा, वहीं दूसरी ओर अगर हम दुनिया के सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका का ये शहर है न्यूवा उडविल, या फिर विले, कई जगह पर विले भी आपको दिखेगा, मतलब न्यूवा उडटविल, मतलब मैं आई थिंक मैं सही इसको पढ़ रहा हूं, मतलब ये सबसे स्वच्छ शहर रहा। और इसको देखिएगा, जहां पर अगर हम वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता की बात करें तो ये 1.0 म्यू जी मीटर क्यूब रहा, मतलब घन मीटर रहा। अब यहां पर देखिएगा, ये जो भारत के संदर्भ में है, यहाँ जो WHO का सुरक्षित मानक सीमा है वो 5 म्यू जी पर मीटर क्यूब है। लेकिन वहीं अगर भारत से कंपैरिजन करें तो भारत का देख रहे हैं 48.9 है, लगभग ये 10 गुना अधिक है। तो ये चीजें समझने का प्रयास कीजिए, यहां पर भी आपको दिखेगा 48.9 है। जरा पाकिस्तान का देखने का प्रयास कीजिएगा, 67.3 है। बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोनों 60 से ऊपर है, बांग्लादेश का 66.1 है। तो ये चीजें हालांकि यहाँ पर देखिएगा, नई दिल्ली की एक तस्वीर, या फिर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सबसे स्वच्छ शहर है, ये दक्षिण अफ्रीका का न्यूवा उडटविल। मतलब ये थोड़ा सा अटपटांग मुझे मतलब बोलने में लग रहा है। तो ये एक स्वच्छ शहर बना है इस रिपोर्ट के आधार पर पूरी दुनिया में, है ना। और वहीं अगर हम बात करें भारत की, दिल्ली की, मतलब जो राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली, ये लगातार 8वें वर्ष इस सूचकांक के दृष्टिकोण से देखें तो पूरी दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी बनकर उभरी है। इस कथन को, इस पॉइंट को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा। एक बड़ी समस्या यहां पर देखने को मिल रही है वास्तव में, और ये दिन ब दिन जो स्थिति है बद से बदतर होती जाती है। और इसीलिए कहते हैं कि पेड़ लगाना चाहिए, जनजीवन बेहतर होगा, स्वच्छ वायु मिलेगा, आने वाला जो भविष्य है वो अच्छा होगा। तो आप लोग भी जितना पॉसिबल हो कम से कम अपने लाइफ में कम से कम 10 से 15 पेड़ जरूर लगाइए। अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए ही सही, लेकिन जरूर लगाइए, पेड़ लगाइए। अपने जमीन पर खाली जगह जहां पर है वहां पर आप लगा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक जानकारी हम आपको देंगे, जैसे बात हम कर रहे थे पेड़ लगाएंगे तभी तो भविष्य उज्जवल होगा, और भविष्य उज्जवल आपका तभी हो पाएगा जब आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन में हैं उसमें अगर आपको सफलता मिले। दोस्तों, कल ही जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आपको मिला है, एक्चुअली 72वीं बीपीएससी की यहां पर हम बात कर रहे हैं, 29 मार्च 2026 को ये आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 3 मिला है। बीपीएससी एग्जाम को लेकर यह टेस्ट सीरीज आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिया जा रहा है, और इसका पीडीएफ भी आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होता है। आप ऑफलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। और टेस्ट सीरीज वाले पीडीएफ में एक विशेषता हमने इस बार ये भी दिया है कि हमने उसमें ओएमआर सीट भी डाला है। बहुत लोग शिकायत कर रहे थे कि सर बाजार से परचेज करना पड़ता है, तो ओएमआर सीट अब आपको उसी में मिलेगा। डाउनलोड कीजिए और वहां से इसका टेस्ट दीजिए, बड़ा आनंद आएगा। हजारों लोग इसमें ज्वाइन किए हुए हैं, आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए करंट नहीं बल्कि बीपीएससी का ये वाला कोर्स है। अच्छा, करंट की बात हो रही तो करंट अफेयर्स का जो विजेता बैच है वो भी इसमें आपको अतिरिक्त रूप में एकदम निःशुल्क मिलता है। तो इस कोर्स को ले लीजिएगा, कंप्लीट जो टेस्ट सीरीज आप यहां पर देख रहे हैं वो सभी आपको इसमें मिल जाएगा, है ना। इसका भरपूर लाभ उठाइए, घर बैठे तैयारी को बेहतर बनाइए। और टेस्ट सीरीज जो इस कोर्स में हम आपको दे रहे हैं, इस कोर्स में बहुत सारी चीजें हैं। टेस्ट सीरीज तो रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से कंप्लीट जो है आपकी तैयारी का आकलन आप स्वतः कर पाएंगे और रैंक देख पाएंगे हजारों विद्यार्थियों के बीच, और आप ये जान पाएंगे प्रिपरेशन का स्तर क्या है, और समय रहते अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकते हैं, है ना। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना अति आवश्यक है। ये जैसे 72वीं बीपीएससी या फिर बीपीएससी एडीओ, ये तमाम चीजों के लिए आपको मिलेगा। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, हरियाणा पुलिस द्वारा अभी हाल ही में एक लॉन्च किया गया अभेद ऐप, जो इन दिनों खबरों में है, इसका उद्देश्य क्या है ये पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले अभेद्य ऐप की बात करें तो हरियाणा पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। दरअसल अगर आप इसे एक शब्दों में अगर बयां करें, एक्सटॉर्शन यानी कि रंगदारी, धमकी भरे कॉल और साइबर अपराधों को रोकने की दिशा में ये एक ऐप या फिर एक पहल किया गया है हरियाणा पुलिस के द्वारा। इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, साइबर अपराधों को रोकने के लिए अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले पंजाब पुलिस ने एक अभियान चलाया था, साइबर जागो अभियान।
और ये बात आपको मालूम होंगी, याद रखिएगा। पिछले साल 2025 में बिहार पुलिस सप्ताह जो मनाया गया था, उसका थीम था साइबर सुरक्षा। ये चीजें हमने आपको पढ़ाया हुआ है, याद रखिएगा। जिस तरह से मैं याद रखता हूं उसी तरह आपको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2026 में, देखिए मार्च 2026 में इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर जो कि तिरुअनंतपुरम के वालियामाला में स्थित है, तो इसको हाल ही में कौन सा स्वदेशी 3D प्रिंटर सौंपा गया है? देखिए इस प्रिंटर का नाम है आकाश 300। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप एक्चुअली यहां पर देख भी सकते हैं। एक्चुअली यहां अभी आपको हम ये बता दें, केरल स्थित एक स्टार्टअप है स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशन। तो इस कंपनी ने या फिर इस स्टार्टअप ने अभी प्रिंटर की जो हम बात कर रहे हैं आकाश 300, जो कि एक स्वदेशी औद्योगिक 3D प्रिंटर है, तो इसको अभी हाल ही में इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर जो कि तिरुअनंतपुरम में ही है, एक्चुअली ये भी कंपनी तिरुअनंतपुरम की है, तो यहां स्थित वालियामाला तिरुअनंतपुरम को सौंपा है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके माध्यम से अंतरिक्ष मतलब के उपयोग में मतलब इसका इस्तेमाल होगा, इसके माध्यम से बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। और इसमें एक बड़ी विशेषता यहां पर आपको ये देखने को मिलता है कि जो मशीन है या फिर जो प्रिंटर है, इसका नोजल वर्तमान में 350 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर काम कर सकता है। जो इस समय निर्भरता भारत की है वो विदेशों पर है, तो ये निर्भरता को खत्म करेगा। और इसमें एक बात ये भी कहा गया कि आने वाले दिनों में ये 500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को भी झेल सकता है। मतलब इसके अपग्रेडेड जो मतलब वर्जन आएंगे, तो वो चीजें आपको यहां से ध्यान रखना है। बेसिकली नाम इसका क्या है, तो आकाश 300 जो आप यहां पर देख रहे हैं। चलिए उसके बाद आइए अगले सवाल पर। मणिपुर सरकार ने अंतरराष्ट्रीय वन दिवस जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है, तो इस अवसर पर 2026 की यहां पर बात हो रहे हैं, इस अवसर पर वन संरक्षण और स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? जरा नजर डालिएगा, विकल्प नंबर बी यहां पर सही है, निगोल वन पहल। अब यहां जो बात हम कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 2026 की, सबसे पहले तो यही जान लीजिए ये कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। अब 2026 में इसका विषय यानी कि इसका जो निर्धारित थीम है ये वन और अर्थव्यवस्था है, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स, ये 2026 की इसकी निर्धारित थीम है। अब दोस्तों यहां पर जो हम बात कर रहे थे इस पहल की जो अभी हाल ही में शुरू किया गया, इस अवसर पर मणिपुर पुलिस द्वारा, तो इसमें वन संरक्षण को बढ़ावा देना, अवैध अफीम की खेती को रोक लगाना और वनों की कटाई को नियंत्रित करने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। इस यह पहल की बात करें तो स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से यहाँ की महिलाओं जिन्हें की निंगोल कहा जाता है, तो इनको वन प्रबंधन और संरक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करती है ये परियोजना या फिर ये पहल। इसके अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है कि वन आधारित आजीविका को सशक्त बनाने के लिए सूक्ष्म प्रसंस्करण इकाइयों का स्थापना करने को लेकर प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में आर्थिक प्रोत्साहन या फिर स्थानीय लोगों को आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा और वो वनों की कटाई पर जो विशेष रूप से इस समय निर्भर है, तो इसके बजाय संरक्षण की ओर प्रेरित होंगे। वन संरक्षण की बात हो रही है तो चिपको आंदोलन के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इसके जनक कहे जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा को। और चिपको आंदोलन वास्तव में क्या था? पेड़ों की जो कटाई हो रही थी, वहां के स्थानीय महिलाएं पेड़ों को चारों ओर से जकड़ लेते थे उसके संरक्षण को लेकर। तो कुछ इसी प्रकार की, मतलब इसी प्रकार की नहीं बल्कि थोड़ा बहुत तो यहाँ पर मतलब उद्देश्य तो वही है ना, मतलब ये चीज ध्यान रखिए। अच्छा, चूंकि बात यहाँ पर पेड़ों की हो रही है, एक जानकारी रिसेंटली, आई थिंक एक महीना भी नहीं हो रहा, ये अभी हमने आपको दिया है। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में वन जीवी दीदी नामक एक पहल फरवरी 2026 में शुरू की गई है, जो विशेष रूप से स्थानीय शिक्षित महिलाओं को वन संरक्षण दूत के रूप में प्रशिक्षित करती है। आई होप कि ये चीजें समझ रहे हैं। वन संरक्षण दूत के रूप में वहां के स्थानीय महिलाओं को शिक्षित कर, मतलब जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उसको संरक्षण दूत के रूप में प्रशिक्षित करते हुए लोगों को उजागर करने का कार्य उन्हें सौंपा गया है। तो ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिए। आई होप कि इसे आप समझ चुके हैं। अगले सवाल पर आइए। दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 26-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। किसने? तो दिल्ली सरकार ने, जिसे ग्रीन बजट कहा गया है। और इस बजट में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शामिल है? पहला कथन है कि पर्यावरण संरक्षण
और सतत विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। अच्छा, ये कथन सत्य है। शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है, तो ये भी इसमें आप सत्य बोल सकते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में बजट में 3.7% की वृद्धि हुई है, तो ये भी सत्य है। तो उपरोक्त सभी जो कथन है ये सत्य है। अच्छा, इस बजट को लेकर, जैसे ग्रीन बजट कहा गया है, इसको लेकर जानकारी है पिछले बजट की तुलना में कितना अधिक है और ये बजट कितने का है, मतलब यहां पर वो चीजें हमने मेंशन किया है। शिक्षा विभाग को कितना बजट मिला, अगर बजट में किसी विभाग के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो शिक्षा विभाग को सबसे अधिक राशि का आवंटन हुआ है। और इसके अतिरिक्त परिवहन और सड़क विभाग के लिए और भी कई सारे विभागों की जानकारी यहां पर है। साथ ही दिल्ली नगर निगम को 11,266 करोड़ रुपए का आवंटन मिला। लेकिन दोस्तों यहां पर एक ये वाले पॉइंट को देखिएगा, अभी अगर हम किसी पर्सनल एक विभाग की बात करते हैं तो सबसे अधिक शिक्षा विभाग को, और शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग में बिहार सरकार ने भी अधिक राशि का आवंटन किया, वो चीजें हम पढ़ा चुके हैं। लेकिन इस वाले पॉइंट को जरा ध्यान से देखिएगा। बजट की प्रमुख विशेषता स्थानीय नहीं बल्कि पर्यावरण संबंधी उपायों पर विशेष ध्यान देना है। अच्छा, पर्यावरण संबंधी उपाय में बहुत सारी चीजें शामिल हैं, जिसके लिए अभी हाल ही में, मतलब इसमें पहले देख लीजिए कि लगभग 21.44% यानी कि 22,236 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण, हरित क्षेत्रों का विस्तार, अवशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा सहित हरित पहलों के लिए आवंटित किया गया है। मतलब स्वच्छ ऊर्जा सहित हरित पहलों के लिए, मतलब इतनी राशि, सर्वाधिक राशि पर्यावरण संबंधी उपायों में जितनी भी विभागे हैं या फिर जितनी भी चीजें यहां पर आपको दिख रहा है, इन सभी के लिए आवंटित किया गया है। आई होप कि यहां पर दिल्ली बजट को लेकर जो बेसिक इतने पॉइंट हमने आपको दिया है, ये तमाम चीजों को आप याद रखेंगे। अच्छा, कुछ प्रश्न और अतिरिक्त रूप में यहां से देखने को हम, मतलब कि मिलेगा, वो चीजें हम आपको बतलाएंगे। जैसे अगला ही प्रश्न दिल्ली बजट से एक ये हमने लिया है जो वास्तव में इंपॉर्टेंट है। मार्च 2026 में दिल्ली की मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता है, इन्होंने वित्त वर्ष 26-27 के बजट के दौरान नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कौन सी योजना शुरू की है। जरा ध्यान दीजिए कौन सा विकल्प सही होगा। अच्छा, विकल्प नंबर बी यहां पर करेक्ट है। अनमोल योजना शुरू किया है नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए, ताकि वो कुपोषण का शिकार ना हो। तो विकल्प नंबर बी करेक्ट है 11 नंबर का। अगले सवाल पर आइए कि मेरठ की 19 वर्षीय पैरा एथलीट जिनका एक हाथ ही नहीं है, रिया सोलंकी, इन्होंने भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में किस स्पर्धा में और किस श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है। देखिए यहां अगर इनकी बात करें तो शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक प्रतियोगिता में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और श्रेणी यानी कैटेगरी की बात करें तो F46 इस कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और भारत का नाम गौरवान्वित किया है। सॉरी, भारत नहीं बल्कि यहां पर बात हम करें मेरठ का नाम गौरवान्वित किया है। एक्चुअली ये यहां देखिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है ना, नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये वैश्विक स्तर का नहीं है। तो फिलहाल ये यहां विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहां पर हम चलते हैं आज के इस क्लास के प्रश्न की ओर। आप यहां पर प्रश्न को देख रहे हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और चूंकि ये एक ऐसा टॉपिक है अभी आने वाले समय में सवाल यहां से निश्चित रूप में एक पूछा जाएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। और ये 100% मैं आपको बोल रहा हूं, जनगणना 2027 से सवाल बनेंगे एग्जाम में, और तमाम जानकारी इस समय तक जो खबरों में है वो सभी चीजें हम आपको बतला चुके हैं। कमेंट बॉक्स में ये चीजें आप लोग लिखिएगा, ये आपका होमवर्क है, आंसर कीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों टेस्ट सीरीज को लेकर जो हमने आपको जानकारी दिया, जैसे बीपीएससी एडीओ हो गया, 72वीं बीपीएससी हो गया, और ये विजेता बैच करंट अफेयर्स का है, ये तमाम चीजें आपको कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए प्ले स्टोर से जाकर बीएम ऑनलाइन लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। उस ऐप के माध्यम से तमाम चीजें आप प्राप्त कर पाएंगे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में हमें जरूर बतलाइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।